आपके सामने दो समूह हैं, एक जीव दूसरा निर्जीव। असलियत में ये दोनों चीजें निर्जीव हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज जिंदा नहीं है, आप भी नहीं। अगर जीवन को किसी अपार शक्ति ने बनाया है तो इसका जीवन निर्माण के सबूत पृथ्वी के अंदर क्यों मिलते हैं? अगर वैज्ञानिकों ने लैब में एक नया जीवन बना दिया तो क्या लोग उसकी पूजा करेंगे? असलियत में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई है? क्या सही में आत्मा जैसी कोई चीज होती है? आज सिर्फ इंसानों का ही पृथ्वी पर राज क्यों है? अगर इंसान भगवान का स्वरूप है तो फिर एक दूसरे की पूजा करना शुरू कर दो। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीव और निर्जीव में क्या अंतर है तो आपका एक ऑब्वियस जवाब होगा, वो चीज जो चल फिर सकती है, बढ़ सकती है, अपनी प्रजाति को बढ़ा सकती है, जीने के लिए विकसित हो सकती है, वो जीवन है। और जो ये सब चीजें नहीं कर सकती वो निर्जीव। अब जरा अपने शरीर पर नजर डालो। आपका स्किन जो इन निर्जीव तत्वों से बना है, आपका स्किन का हर एक सेल में मौजूद न्यूक्लियस इन निर्जीव तत्वों से, आपका डीएनए इनसे, आपकी हड्डियां इनसे, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका पूरा शरीर इन निर्जीव तत्वों का बस एक जटिल मिक्सचर है। सेम चीज पेड़ पौधों के साथ है। जानवर, बर्ड्स, बैक्टीरिया, हर चीज जिसे आप जीवन कहते हो वो बस एक निर्जीव तत्वों का जटिल मिक्सचर है। लेकिन एक निर्जीव तत्वों का मिक्सचर बहुत सारे काम कर सकता है और दूसरा हरदम स्थिर रहता है। ये दोनों निर्जीव चीजें एक दूसरे से अलग क्यों हैं? इसका राज हमारी जीवन वाली दुनिया की शुरुआती बनावट में, उस समय में जब निर्जीव चीज ने जीवन का आकार लिया। नाउ पृथ्वी पर पहला जीवन कैसे आया, इससे लेकर दो अलग अलग नजरिए हैं, रिलीजन और साइंटिफिक। मैं आपको धार्मिक बुक और साइंटिफिक रिसर्च पढ़कर दोनों की रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आपको किसे और कितना मानना है ये आपके ऊपर है। इस वीडियो में मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाकर वेरीफाई जरूर करना। इस वीडियो में मैंने भगवान शब्द हर धर्म के भगवान के लिए यूज किया है। नाउ जीवन के निर्माण को लेकर अब्राहमिक रिलीजन, जिसमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये सारे धर्म आते हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। ये सारे धर्म अपना धार्मिक स्रोत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट अब्राहम को मानते हैं। प्रॉफिट अब्राहम को भगवान से इंस्ट्रक्शन मिलती थी जिससे उन्होंने मोनोथिज्म यानी एक भगवान को मानने वाली बिलीफ की स्थापना करी। क्रिश्चियनिटी में बाइबल की पहली बुक द बुक ऑफ जेनेसिस में इसका जिक्र मिलता है। जेनेसिस के चैप्टर 1 में 6 दिन के निर्माण की बात की गई है। पहले दिन भगवान स्वर्ग और पृथ्वी बनाते हैं। अब पृथ्वी निराकार और खाली है, गहरे पानी के ऊपर अंधेरा है और उसके ऊपर भगवान की आत्मा मंडरा रही है। भगवान ने देखा कि उजाला अच्छा है तो उन्होंने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। उजाले को भगवान ने दिन कहा और अंधेरे को रात, फिर शाम हुई और ऐसे ही सुबह। दूसरे दिन भगवान ने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को भगवान ने आकाश कहा। तीसरे दिन भगवान ने कहा कि आकाश के नीचे वाला पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, सूखा मैदान दिखाई दे। इस सूखे मैदान को भगवान ने जमीन और पानी को समुद्र नाम दिया। फिर भगवान ने जमीन पर उगने वाले वनस्पति, बीज देने वाले पौधे, बीज के साथ फल देने वाले पेड़ों को बनाया। चौथे दिन भगवान ने सूरज, चंद्रमा और तारों को बनाया जिससे दिन, मौसम और वर्ष की स्थापना हुई। पांचवें दिन भगवान ने समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। छठे दिन भगवान ने जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया। उसके बाद भगवान ने धरती की धूल से आदमी को बनाया और उसमें जान डाल दी। उस आदमी को भगवान ने एडम नाम दिया। एडम को सारे जीवों पर हावी होने की क्षमता दी। उसके बाद भगवान ने ईडन नामक बगीचा बोया जहां उन्होंने एडम को जीव जंतुओं के देखभाल के लिए रखा। इस बगीचे में 2 अनोखे पेड़ थे, एक जिंदगी का और दूसरा अच्छाई और बुराई के ज्ञान से भरा पेड़। भगवान ने एडम से अच्छाई और बुराई वाले पेड़ से फल न खाने को कहा। नाउ अब हर जीव के कपल्स थे सिर्फ एडम को छोड़कर, इसलिए भगवान ने ईव नामक स्त्री का निर्माण किया। बाद में ईव अच्छाई और बुराई वाले पेड़ से एक फल तोड़कर खुद भी खाती है और एडम को भी खिला देती है, जिससे भगवान उन दोनों को श्राप देकर गार्डन से बाहर निकाल देते हैं। क्रिश्चियंस के मुताबिक एडम और ईव से ही इंसानों का जन्म हुआ है। कुरान में जीवन निर्माण का जिक्र अलग अलग जगहों पर मिलता है। मैं आपको ऑर्डर सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सूरह अल अराफ 7वीं सूरह यानी चैप्टर के 54वें आया है, यानी वर्ष में, निश्चित रूप से तुम्हारा भगवान अल्लाह है जिसने आकाश और धरती को 6 दिन में पैदा किया और फिर अपने सिंहासन पर स्थापित हुआ। उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों को अपनी आज्ञा के अधीन बनाया। यहाँ इन ग्रंथों में 6 दिन का मतलब 24 घंटे वाले दिन की नहीं, 6 दिन यानी 6 काल या 6 पीरियड की बात हो रही है। 41वें चैप्टर के 9वें वर्ष में शुरुआती 2 दिनों में धरती के निर्माण की बात की गई है। 24वें वर्ष के 45वें वर्ष में अल्लाह ने पानी से हर जीवित प्राणियों को पैदा किया। कुछ पेट के बल रेंगते हैं, कुछ 2 पैरों पर और कुछ 4 पैरों पर चलते हैं। 15वें चैप्टर के 26वें वर्ष में भगवान ने कहते हैं कि निश्चित ही हमने मनुष्य को काली सड़ी हुई मिट्टी से बजने वाले गारे के रूप में पैदा किया। यहाँ बजने वाले गारे का मतलब है ऐसी मिट्टी जिसमें विशेष गुण हो या बहुत सी मिनरल्स हो। फिर भगवान ने आकार दिया, फिर उन्होंने अपनी जैसी आत्मा फूकी
की, फिर उन्होंने सुनने, देखने और सोचने की बुद्धि दी। फिर भगवान की उसी आत्मा से उसके साथी यानी मेट का निर्माण हुआ। इन सारे धर्मों में भी जीवन निर्माण की स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम है। इनमें भी 6 दिन के निर्माण का जिक्र है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाकर वेरीफाई जरूर करना। अब आते हैं हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में ब्रह्मा वो हैं जो दुनिया को बनाते हैं, विष्णु वो जो इसका अनुरक्षण करते हैं और शिव वो जो इन सब का विनाश करते हैं ताकि वापस ब्रह्मा का निर्माण हो, वापस दुनिया बने, एक समय के बाद वापस दुनिया का अंत हो और ये साइकिल चलता रहे। हिंदुइज्म में जीवन निर्माण के बहुत से स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 3 के चैप्टर 8 में ब्रह्मा नारद को बता रहे हैं कि कैसे भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और वही कमल ब्रह्मा का जन्म स्थल है। जन्म के बाद ब्रह्मा कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हैं और उन्हें हर जगह अंधेरा दिखाई देता है। फिर वो ध्यान लगाते हैं और उन्हें उनके जन्म का उद्देश्य पता चलता है। इस लंबे ध्यान से ही उन्हें ज्ञान और शक्ति मिलती है। फिर वो 3 कमल की पंखुड़ियों से स्वर्ग, भूमि और नर्क बनाते हैं। ऋग्वेद के नशीर सूक्ता में हिरण्यगर्भा से ब्रह्मांड के निर्माण की बात की गई है, जहां एक सोने के गर्भ या अंडे के टूटने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जन्म लेते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड और जीवन को बनाते हैं। हिंदुइज्म में ब्रह्मांड के निर्माण और जीवन के निर्माण को लेकर और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। कुछ के मुताबिक ये अलग अलग स्टोरीज हमारे पीछे जन्मे ब्रह्मांड की कहानियां हैं। कुछ बुक्स जैसे श्रीमद् भागवतम जो अलग अलग ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड का जिक्र करती हैं, यानी एक तरीके का मल्टीवर्स या हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी ब्रह्मांड फिलहाल मौजूद हो सकते हैं, ऐसा हिंदुइज्म कहता है। नाउ ये श्लोक्स लिखने से पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में वर्बली घूमते थे, यानी पहले लोग इसे याद रखते थे, फिर उसे अगली पीढ़ी को सौंपते थे और कई बार इनमें विचार विमर्श कर इनमें बदलाव भी किया जाता था। यही कारण है कि इनमें अलग अलग देवी देवताओं का प्रभाव दिखता है। विष्णु पुराण, भगवता पुराण, गरुड़ा पुराण में आपको भगवान विष्णु सेंटर में दिखेंगे, यानी कहानी भगवान विष्णु के इर्द गिर्द घूम रही होगी। वहीं शिव पुराण, लिंगा पुराण, वायु पुराण में आपको भगवान शिव केंद्र में दिखेंगे। कुछ में ब्रह्मा, कुछ में देवी। ओवरऑल भगवत गीता के चैप्टर 10 में भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि मैं ही हर चीज का निर्माता हूँ, मुझसे ही हर चीज उत्पन्न हुई है, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही कभी न खत्म होने वाला समय हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव, मैं ही हर देवी देवताओं का स्रोत हूँ, मेरा ना ही जन्म हुआ है और ना ही अंत होगा। मतलब ओवरऑल हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु या उनके स्वरूपों ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण किया है। जैनिज्म और सिखिज्म का भी बिलीफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदू धर्म से मैच करता है। वहीं बुद्धिज्म में जीवन निर्माण को लेकर कोई वर्णन नहीं है। इन धर्मों को लगभग 70 से 80% लोग मानते हैं, 16% लोग भगवान को नहीं मानते। बाकी बचे 4 से 5% लोग 4 से 5,000 धर्म मानते हैं। इनमें से ज्यादा धर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े धर्मों से प्रभावित हैं। कुछ लोग वैज्ञानिकों की रिसर्च को भी अपना धर्म मानते हैं। बाकी बचे छोटे छोटे धर्मों की जीवन निर्माण को लेकर हजारों अलग अलग कहानियां हैं। मैं अगर बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इनमें से ऑलमोस्ट सारे धर्मों में आत्मा का जिक्र मिलता है, लेकिन आत्मा क्या है और किसमें है, इससे लेकर अलग अलग धर्मों के अलग अलग नजरिए हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा हो, सूक्ष्म जीव हो, सब में आत्मा है और सब में एक जैसी आत्मा है। जो चीज आत्मा या जीवन को फूलने फलने देती है उसकी पूजा की जाती है, चाहे वो पहाड़ हो, नदियां हो, सूर्य हो, जमीन हो या कोई और चीज। सनातनी क्रिश्चियंस मानते हैं कि भगवान ने इंसानों को अपनी छवि के हिसाब से बनाया है, इसलिए इंसानों की आत्मा बाकी जीवों के मुताबिक यूनिक है। इस बात पर इस्लाम की भी विचारधारा मैच करती है। वहीं कुछ मॉडर्न यूनिक आत्मा का दर्जा कुछ जानवरों को भी देते हैं। विज्ञान आत्मा और धर्म को नहीं मानता। अजीब सी बात यह है कि ज्यादातर धर्म के सो कॉल्ड ज्ञानी लोग धर्म और विज्ञान को मिलाकर अपने ओपिनियन को लोगों के सामने रखते हैं, जो इवेंचुअली लोगों में अंधविश्वास और मिस इन्फॉर्मेशन का कारण बनता है। The soul is the essence of the human body. Navigating how to fight for relationship and love people well. अरे कोई कितना अच्छा रोबोट बना है जो कि बड़े ही स्किल्ड हो, लेकिन इनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते। ये एक और प्रूफ है कि आत्मा तो होती है। इसकी सच्चाई जानने के लिए 1950 में न्यूरोसर्जन डॉक्टर विंडर पेनीफील्ड ने अपने पेशेंट्स के दिमाग के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस यानी उत्तेजना करी। कुछ दिमागी हिस्से को उत्तेज करने यानी स्टिमुलेट करने से पेशेंट्स के शरीर के हिस्से हिलने लगते हैं। पर्टिकुलरली बोलो तो ब्रेन के इस हिस्से में जिसे टेम्पोरल लोब कहा जाता है, वहां पर उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन करने से पेशेंट्स की पुराने यादें याद आने लगती और जब डॉक्टर्स उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन रोकते तब वो सारी चीजें बंद हो जाती। इसकी कंफर्मेशन 1950 में डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और क्रिस्टोफ कोच ने करी, जहां पर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ किया। इसे आप ऐसे समझो कि जो आप इमोशन या फीलिंग अनुभव करते हो वो आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है। जब आप फिर से उसी परिस्थिति में पहुंचते हो तब आपके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं जो आपके उस पर्टिकुलर हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपकी सेम फीलिंग जागने लगती है और इसी वजह से आपका शरीर घटना से पहले ही रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर देता है। ये जीवों के सर्वाइवल का पार्ट है, इसलिए डर जानवरों को भी लगता है, उन्हें भी गुस्सा आता है और उन्हें भी एक दूसरे से प्रेम होता है। अब इस प्रोसेस में आत्मा या स्पेशल आत्मा की कहां जरूरत पड़ी? इलॉन मस्क की न्यूरलिंक जैसी कंपनी
स्टिमुलेशंस को ही मैन्युअली चिप के थ्रू करने की कोशिश कर रही है। We exercise a limited measure of autonomy. We are not perfectly free beings. किस्मत में हर चीज लिखी हुई है, सिर्फ उम्र नहीं लिखी हुई कितना जिंदा रहना है। एक एक पकोड़ा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इंसान अपनी इच्छा या मर्जी से फैसला नहीं लेता, वो अपनी जानकारी, इमोशंस, पुराने अनुभव जैसी चीजों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है, जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे किसी की जिंदगी बहुत खराब चल रही है, उसे नए सपने दिखाए जाएं, उसके इमोशन को वीडियो के माध्यम से स्टिमुलेट किया जाए, उसको भड़काऊ वीडियोस दिखाई जाएं, उसको गलत जानकारी दी जाए, तो वो अपने पूरे होशो हवास में गलत ही फैसला लेगा। ये तकनीक ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज यूज करती हैं। नाउ कुछ धर्म ये भी मानते हैं कि बुद्धि और क्रिएटिविटी सिर्फ इंसानों में है और आत्मा की वजह से, मगर ये दोनों चीजें जानवरों में भी कॉमन है, बस उनमें उसकी मात्रा कम है। ये सारे इमोशंस, फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, स्मार्टनेस सर्वाइवल का पार्ट है जिसने हमें करोड़ों सालों से जिंदा रखा है। An out-of-body experience. Out-of-body experience. 1982 में अमेरिकन पॉपुलेशन पर हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि 5% अमेरिकन पॉपुलेशन ने जिंदगी में एक बार अपने शरीर के बाहर निकलना महसूस किया है। 1978 के हार्लेंडसन स्टडी में नंबर 10% निकल कर आता है। डीप मेडिटेशन करने वाले या आध्यात्मिक लोगों में ये नंबर ज्यादा है। न्यूरोलॉजिकल वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रेन के टेम्पोरोपेरिटल जंक्शंस, जो यूजुअली स्मेल, टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, बॉडी का बैलेंस, दिशा और बॉडी की जगह जैसी चीजों को मैनेज करता है, अगर उसमें उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन की जाए तो इंसान को तैरने या अपने आप को बाहर से देखने का एहसास होता है। कुछ हद तक सिमिलर चीज स्लीप पैरालिसिस के दौरान भी होती है। गहरी नींद से अचानक उठने के बाद आप कुछ सेकंड तक अपने शरीर को हिला नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने और जागने के दौरान आपका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। डीप मेडिटेशन में ये दोनों चीजें मिक्स जाती है, इसलिए हमें शरीर के बाहर होने या तैरने का हेलुसिनेशन होता है। ये मिक्सर स्ट्रेस और स्ट्रोमा के दौरान भी होता है। When an animal dies, immediately after it dies, there's no difference in the weight. But when we analyze the weight of a human being, the moment he dies and he ceases life, immediately there's loss of weight. That means there is something that the human being is losing the moment he dies. इस एक्सपेरिमेंट को 1907 में डॉक्टर डुकन मैकडोनल ने किया था, सिर्फ 6 लोगों पर, और वो भी बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट्स के। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने सेम एक्सपेरिमेंट को वापस दोहराया और उन्हें सेम रिजल्ट नहीं मिला। असलियत में जीव के मरते ही उसके शरीर से बहुत से गैस रिलीज होने लगते हैं, शरीर का पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, इसीलिए उसका वजन कम होता चला जाता है। His soul is extracted from his body. उस स्थान पर यमदूत पहले से उपस्थित होता है। Death has been life's irreversible finale. लेकिन कभी डेड से जो है लाइफ नहीं आ सकती, प्रूविंग दैट सोल डज एग्जिस्ट। देखो, इंसानों का दिल बंद होते ही उसके शरीर में ऑक्सीजन और पोषण यानी मिनरल्स और न्यूट्रिशन का प्रसार बंद हो जाता है। दिमाग में स्थित न्यूरॉन सेल्स ऑक्सीजन ना होने की वजह से बहुत तेज बंद होने लगते हैं, जिससे वापस चालू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शरीर के ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं क्योंकि पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ऑर्गन का फेलियर दूसरे ऑर्गन का फेलियर बनता रहता है। जैसे लंग्स के बंद होते ही खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। दिल को भी ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उसकी भी प्रक्रिया, प्रोसेस यानी धड़कने की स्पीड धीरे हो जाती है। दिल वो कम ऑक्सीजन वाले ब्लड को दिमाग तक पहुंचाता है। दिमाग के न्यूरॉन्स, जिसमें आपके सारी मेमोरीज, इमोशंस जैसी चीजें सेव हैं। नाउ न्यूरॉन्स ही आपके शरीर के ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, जो अब बंद होने लगे हैं, जिससे शरीर के ऑर्गन सही से काम नहीं करते और वो फेल होने लगते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी करोड़ों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं। शरीर में बहुत से बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं। इन खतरनाक बैक्टीरिया और एंजाइम्स को यूजुअली आपके शरीर के सेल्स कंट्रोल कर अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। जैसे ये वही बैक्टीरियाज हैं जो आपको पाचन में मदद करते हैं, आपके पेट को साफ रखते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें काबू करने वाले सेल्स और ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, ये बैक्टीरिया उस ऑर्गन को तोड़ने लगते हैं। इस बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में 40 ट्रिलियन से ज्यादा होती है। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वापस रिवर्स करना फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि मरा हुआ इंसान वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। अब अपने मरे हुए लोगों को वापस जिंदा होने वाली कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी प्रॉपरली मरे ही नहीं होते। कई बार मशीन की खराबी या कम अनुभवी डॉक्टर्स जिंदा लोगों को भी मरा घोषित कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से नए जन्मे बच्चों को कहीं दूर मर चुके व्यक्ति की जिंदगी याद रहती है। उसे विस्तार से पता होता है कि वो मरे हुए व्यक्ति की जिंदगी कैसी थी। फिलहाल इस पर रिसर्च चालू है, जैसे ही कंप्लीट होगी हमें इसकी भी रियलिटी पता चलेगी। ये चीजें सुनने में काफी अजीब लगती है कि दुनिया के अरबों जीव, उनके अत्यंत जटिल स्ट्रक्चर, उनके अंदर हो रहे अरबों रिएक्शंस बिना किसी आत्मा, स्पेशल आत्मा या किसी पावरफुल चीज के कंट्रोल के अपने आप नेचर के हिसाब से काम कर रही है। ये नेचर
क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अजीब सी बात यह है कि ज्यादातर समय आपका या मेरा खुद का भी शरीर अपने आप ही काम करता है। यकीन नहीं होता तो आप अपनी खुद की जिंदगी को देखो, आपको क्या लगता है आपका खुद का शरीर आपके हिसाब से काम करता है? ये लेटेस्ट डेटा है एवरेज 69 साल तक जीने वाले इंसानों का, जिसमें 33 साल इंसान सिर्फ सोने में गुजारता है। प्रिसाइज बोलो तो 26 साल एक्चुअल सोने में और 7 साल सोने से पहले और बाद में बस ऐसे ही लेटे लेटे। अराउंड 13 साल हम काम करते हैं। स्क्रीन टाइम या एंटरटेनमेंट अराउंड 11 साल के आसपास है। ये पर्सन टू पर्सन आगे पीछे हो सकता है। अराउंड 4.5 साल खाने में, 3 महीने के आसपास घूमने या सोशलाइज करने में, और बाकी का डेटा ये रहा। अगर आपने नोटिस किया हो, इनमें से ज्यादातर चीजें आप खुद करते ही नहीं हो। आपके शरीर के सेल्स को हर कुछ समय में रिपेयर की जरूरत होती है, इसलिए आपके दिमाग में से सुप्राकिस्मेटिक नामक पार्ट आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करवाता है जिससे आपके शरीर का तापमान गिरता है, कोई भी काम करने में दिक्कत होने लगती है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो जाते हो। जब आपके सेल्स को ऊर्जा की जरूरत होती है तब वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जिससे आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर खाने की तलाश में लग जाते हो। सेम चीज प्यास, यूरिनेशन, रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन या इवन काम के दौरान भी होती है, ताकि आपके शरीर की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। इस प्रोसेस को सस्टेंस एक्टिविटी कहा जाता है, यानी ये वो प्रक्रिया है जो आपका शरीर आपसे करवाता है ताकि आप सिर्फ जिंदा रह सको। नाउ आपकी जिंदगी का कितना समय सब्सटेंस एक्टिविटीज में गुजर रहा है ये आगे पीछे हो सकता है। एक किसान या मजदूर अपना ज्यादा समय काम करने में गुजारता है। मेहनत की वजह से वो ज्यादा खाता है, लंबा जाता है और उसे नींद भी ज्यादा आती है। वो इतना ही कमाता है जिससे उसकी सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इसलिए उसकी ज्यादा जिंदगी सिर्फ उसको जिंदा रखने में गुजर जाती है। एक सैलेड व्यक्ति की उससे कम जिंदगी और बिजनेसमैन की उससे भी कम। ये नंबर पर्सन टू पर्सन आगे पीछे हो सकता है। आप अपना खुद का निकाल कर एक बार चेक कर लेना। ये एक रफली एस्टिमेटेड डेटा है इंसानों और जानवरों का। इस कॉमन प्रक्रिया में इंसानों के आसपास आपको बहुत से जानवर मिलेंगे। इंसान बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। हजारों सालों पहले हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारी बुद्धि पर निर्भरता बढ़ती गई, इसलिए हमारा वो हिस्सा विकसित होता चला गया। एक समुद्र में रहने वाला मेंटिस श्रिम्प दुनिया के किसी भी जीव से ज्यादा कलर देख सकता है, क्योंकि ये यूनिकनेस ही उसे गहरे पानी में जिंदा रखती है। गोस्ट फिश जिसका हर अंग ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से वो शिकारियों से बच पाता है। दुनिया का हर जीव एक दूसरे से यूनिक है, इसीलिए आज वो जिंदा है। बात रही इंसानों के पृथ्वी पर राज करने की, तो हर कुछ लाख सालों में पृथ्वी का बदलता वातावरण किसी जीव के यूनिकनेस के लिए वरदान साबित होता है। इसीलिए वो प्रजाति कुछ समय के लिए पृथ्वी की डोमिनेटिंग प्रजाति बन जाती है। जैसे अराउंड 2.5 बिलियन साल पहले जब एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया की धूप से ऊर्जा बनाने वाली यूनिकनेस की वजह से उन्होंने पृथ्वी पर लाखों सालों तक राज किया। अराउंड 541 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर वो प्रजाति राज करने लगी थी जिसमें हड्डियां थी। बहुत से नए गुण वाले जीव आए जिनकी खासियत की वजह से उन्होंने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इसे डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि इंसानों ने पृथ्वी पर राज करना सिर्फ 70,000 सालों पहले ही शुरू किया है। सच्चाई यह है कि जीव और निर्जीव में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस जीव की बनावट ही ऐसी है कि उसमें अरबों गुण वाली चीजें हैं। जब ये अरबों गुण वाली चीजें एक साथ काम करती हैं, तब इसमें रिएक्शंस होते हैं जिसे हम जिंदा रहना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं, यानी एलिमेंट्स हैं, यानी ये ब्रह्मांड में नेचुरली मौजूद है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग एक रूम में रखा जाए तो ये दोनों उड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों गैस हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो एक नई गुण वाली चीज का निर्माण होगा जिसे हम पानी कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के खुद के अपने कुछ गुण हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से एक नई गुण वाली चीज बनी है जिसे हम पानी कहते हैं। वो ना ही रूम में तुरंत उड़ेगा, वो तरल यानी लिक्विड रूप में होगा और ना ही उसमें जल्दी आग लगेगी। इनमें से कोई भी खासियत ना ही हाइड्रोजन में है और ना ही ऑक्सीजन में, लेकिन इन दोनों के मिश्रण में है। इसी नई गुण वाली चीज को कंपाउंड कहा जाता है। अब अगर इस नए बने कंपाउंड में कुछ और चीज ऐड कर दी जाए तो एक नई गुण वाली चीज बनेगी जिसका गुण इन सबसे यूनिक होगा। अब ऐसी जितनी चीजें मिलेंगी और जिसके साथ मिलेंगी उतने अलग अलग प्रकार की यूनिक गुण वाले कंपाउंड का निर्माण होता रहेगा। आप, मैं, दुनिया का हर एक जीव इसी से बना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी चमड़ी जो इन एलिमेंट से बने कंपाउंड और फिर उनके जटिल मिक्सचर से बनी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं आपको बहुत इजीली बता रहा हूँ। यहाँ जो हमारा मिक्सचर बना जिसे हम स्किन कहते हैं, उसकी ये खूबियां हैं, लेकिन इसके पास खुद की ऊर्जा नहीं है। ये काम ब्लड के सेल्स करते हैं। ये भी कंपाउंड ही है, लेकिन इसकी ये खासियत है, ब्लड के सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और मिनरल्स चाहिए जो आपके फेफड़े और आंतें के सेल्स करते हैं। फेफड़े को जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है जो कोई और सेल्स करता है। ऐसे ही शरीर के पूरे सेल्स एक दूसरे से डिपेंडेंट है, यानी ये सब सेल्स जो यूजुअली कंपाउंड हैं, वो अपने आकार को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ताकि वो इस वातावरण के अंदर उनका आकार सरवाइव कर सके। अब यहाँ पर ये सोचकर या इनमें बुद्धि नहीं है, यहाँ पर गुण की बात हो रही है, यानी एक सेल के अंदर कोई गुण है जो किसी और के साथ शेयर हो रहा है
उसका गुण किसी और के साथ शेयर हो रहा है, और जब ये चीजें इंटरडिपेंडेंट हो जाती है तब एक इकोसिस्टम बनता है, और जब ये इकोसिस्टम एक दूसरे के लिए काम करता है तब जीव सरवाइव करता है। इस इकोसिस्टम को ही हम शरीर कहते हैं, जो शरीर किसी भी जीव का हो सकता है। इस निर्जीव चलती फिरती दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आरएनए और डीएनए। ये दोनों इन एलिमेंट्स के जटिल मिक्सचर से बनते हैं। अब समझना, इस जटिल मिक्सचर की खासियत यह है कि ये बहुत सारी जानकारी बहुत ही कम जगह में स्टोर कर सकता है। जैसे पानी नामक कंपाउंड की बहुत सारी खासियतें थी, वैसे ही इसकी भी बहुत सारी खासियतें हैं। डीएनए और आरएनए नामक कंपाउंड अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हैं। डीएनए इस काम में ज्यादा माहिर है। ये कंपाउंड्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने आप में यानी अपने आकार में बदलाव कर सकते हैं। डीएनए इस काम को धीरे धीरे करता है, वही आरएनए इस काम को बहुत तेजी से करता है। ये दोनों अपने आप को जिंदा रखने के लिए जटिल ढांचा भी बना सकते हैं। मतलब इन दोनों की खासियत यह है कि ये बाहर मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड को यूज कर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिससे इनका खुद का स्ट्रक्चर यानी आकार जिंदा रह सके। इनमें कोई जान या बुद्धि नहीं है। इनके जटिल मिक्सचर की खासियत ही यही है। जब ऐसे करोड़ों विभिन्न गुणों वाले कंपाउंड्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, जहां किसी एक का स्पेशल गुण किसी दूसरे के लिए जरूरत बनता है, जब ये साइकिल चलता रहता है तब उसके आकार में मूवमेंट होती है। ऊर्जा की कमी होने पर भूख लगने वाले हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं, थकान होने पर रिलैक्स होने वाले। ये साइकिल टूटते ही जीव फिर निर्जीव बन जाता है, जिसे हम मरना कहते हैं। ये इतनी सारी गुण वाली चीजें यानी कंपाउंड्स एक साथ मिलकर इतने परफेक्टली एक साइकिल कैसे बनाते हैं, इसे समझने के लिए हमें इंसान का निर्माण देखना होगा, जो उसकी माँ के अंदर होता है। मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में ओवरऑल जीवन निर्माण की जानकारी होती है, यानी उसमें डीएनए होता है, यानी शरीर का ब्लूप्रिंट होता है कि उसे शरीर को कैसे बनाना है। स्पर्म और ओवम के मिलने से ये प्रोसेस शुरू होती है। इस प्रोसेस में फीमेल का शरीर सबसे ज्यादा मदद करता है। वो ऐसा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट और वो सारे कंपाउंड देता है जहां पर ये जटिल ढांचा तैयार हो सके। पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो नया बना सिस्टम उस सिस्टम से बाहर आ जाता है, जिसे हम बर्थ या जन्म लेना कहते हैं। पिछले 200-300 सालों में खुदाई के दौरान हमें दुनिया भर से हजारों यूनिक जीवों के फॉसिल्स मिले हैं। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें डेटिंग कर उनकी उम्र के हिसाब से एक चार्ट पर रखा, तब हमें एक संकेत दिखता है। इस चार्ट को देखो, इसके सबसे अंत में है 2016 में ग्रीनलैंड में मिला इश्वा ग्रीनस्टोन बेल्ट, जो 3.7 से 3.8 बिलियन साल पुराने जीव का एविडेंस है। 1956 में ऑस्ट्रेलिया में मिला स्टोमेटाइट्स, जो 3.4 से 3.7 बिलियन साल पुराने साइनोबैक्टीरिया नामक जीव का घर रहा था। एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया बहुत ही सिंपल सिंगल सेल जीव था, यानी ये ऐसा जीव था जिसमें सिर्फ एक सेल हो। एक से ज्यादा सेल वाले जीव को मल्टी सेल कहा जाता है। यहाँ हम इंसानों में अरबों सेल्स होते हैं, यानी ये जीव हमसे कई अरबों गुना साधारण था। इस बीच हमें बहुत से सिंगल सेल जीव के एविडेंस मिले हैं, लेकिन पहले मल्टी सेल जीव का एविडेंस हमें 2010 में अफ्रीका के गैबोन में मिलता है। इसके बाद हमें जितने भी एविडेंस मिले हैं, उसमें जीव की कॉम्प्लेक्सिटी समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। एक समय के बाद जीव इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वो जानवर और पेड़ पौधे बनते नजर आते हैं। इसे डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। इस डेटा का सिंपल मतलब ये है कि समय में पीछे जाते रहने से मशीनों की बनावट सिंपल होती जाती है। एक समय के बाद ये इतनी सिंपल हो जाती है कि इसे जीव भी नहीं कहा जा सकता। नाउ निर्जीव चीजों का ऐसा मिक्सचर जिसे हम कम से कम जीव कह सकें, उसे वैज्ञानिकों ने लूका नाम दिया है, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये जीव हमें मिले सबसे पुराने एविडेंस से भी पहले बना होगा। पृथ्वी की सतह को जांचने पर पता चलता है कि पृथ्वी लगभग 4.54 बिलियन साल पहले बनी है, लेकिन शुरुआत के लगभग 500 मिलियन सालों तक पृथ्वी पूरी तरह से लावा थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई। मतलब इस पृथ्वी के सबसे पहले जीव की शुरुआत इसके बीच हुई है। इसका कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जीवन को सबसे सरल रूप में बनाया, तब एक ऐसा जीव बनता है। ना जरूर नहीं कि पहला जीव लूका एग्जैक्टली ऐसा ही हो, वो अलग भी दिख सकता है, लेकिन अगर हमें निर्जीव चीज को जीव कहना है तो कम से कम इतनी चीज उसमें होनी ही चाहिए। लूका के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होगा, यानी इस समूह के पास अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने और विकसित होने की शक्ति होगी। जो कंपाउंड्स इस पर्टिकुलर लूका में यूज हुए हैं, वो उस वक्त के पृथ्वी में हर जगह मौजूद थे। जैसे जैसे लूका को ऊर्जा मिलती जाती है, लूका के अंदर के कंपाउंड्स बढ़ते जाते हैं और एक वक्त के बाद वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और फिर 2 से 4 और 4 से 8 और ये संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाता है। हमें जितने भी शुरुआती जीवों के एविडेंस मिले हैं, वो सब इसी तरह से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते थे। बाद में जनसंख्या को बढ़ाने की तकनीक में इवोल्यूशन आया, यानी रिप्रोडक्शन का निर्माण हुआ। हमें आज तक जितने भी जीवों के एविडेंस मिले हैं, चाहे वो आज जिंदा है या लाखों करोड़ों सालों पहले विलुप्त हो चुके हैं, उन पर रिसर्च करने से पता चलता है कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बैक्टीरिया हो या पेड़, सबके जेनेटिक कोड्स और उनमें मौजूद कुछ प्रतिशत जीन्स सेम है। सबकी ऊर्जा बनाने और उस ऊर्जा को यूज करने की प्रोसेस सेम है। सब सेलुलर रेस्पिरेशन नामक प्रक्रिया से ऊर्जा बनाते हैं और एटीपी नामक प्रक्रिया से उस ऊर्जा को यूज करते हैं। यानी इन सारे जीवों का ओरिजिन एक है,
लूका। शुरुआत में हम सबके कॉमन एंसेस्टर यानी लूका जैसे करोड़ों कॉम्बिनेशंस बने होंगे। हो सकता है कि उनमें से बहुत से कॉम्बिनेशंस लूका की तरह विकसित भी हुए हों, लेकिन उस वक्त के बदलते वातावरण को सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ही झेल पाया जिसे हमने लूका नाम दिया है। इन फेल कॉम्बिनेशंस को फूका कहा जाता है, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स। नाउ लूका जैसा सिंपल कॉम्बिनेशन पृथ्वी के अंदर भी बन सकता है और पृथ्वी के बाहर भी, यानी किसी और ग्रह पर, किसी और स्पेस में, किसी और सोलर सिस्टम में। जिन वैज्ञानिकों को जीवन निर्माण के सबूत पृथ्वी के बाहर मिलते हैं उनकी रिसर्च को पेंस्पर्मिया हाइपोथेसिस कहा जाता है, और जिन वैज्ञानिकों को जीवन निर्माण के सबूत पृथ्वी के अंदर मिलते हैं उनकी रिसर्च को एंडोजिनस हाइपोथेसिस। यहाँ पेंस्पर्मिया में पेन का मतलब सब और स्पर्मिया का मतलब ब्रह्मांड है, यानी इसके मुताबिक जीवन ब्रह्मांड में हर जगह है। मीटियोर, एस्टेरॉइड, कॉमेट, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एलियन अगर है तो उनसे जीवन बाकी जगहों पर फैलता है। जिस जगह जीवन को पनपने जैसा वातावरण मिलता है वहां जीवन पनप जाता है। दूसरे, एंडोजिनस का मतलब पृथ्वी के अंदर हुए किसी रिएक्शन की वजह से जीवन का निर्माण होना। हमें अब तक जो भी सबूत मिले हैं इसके मुताबिक ये दोनों हाइपोथेसिस सही हो सकते हैं। नाउ ज्यादातर आर्टिकल्स में आपको पेंस्पर्मिया और एंडोजिनस के आगे थ्योरी शब्द दिखेगा, लेकिन ये सच नहीं है। इस दुनिया में कोई भी थ्योरी बनने से पहले वो हाइपोथेसिस होती है, यानी परिकल्पना। जब वैज्ञानिकों को सबूत मिलते हैं तब दुनिया भर के लाखों वैज्ञानिक एक इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जाती है वैसे ही कुछ इमेजिनरी दुनिया ही सही निकलती है। इस इमेजिनरी दुनिया को ही हाइपोथेसिस कहा जाता है। फाइनली जो सबसे एक्यूरेट होता है वो हाइपोथेसिस से थ्योरी बनता है। इन दोनों ग्रुप्स में जीवन पनपने को लेकर बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। जिस हाइपोथेसिस का सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है उसका साइज हमने बड़ा रखा है। ओके, सो हमारे पहले पेंस्पर्मिया हाइपोथेसिस के मुताबिक जीवन ब्रह्मांड में हर जगह है। इसके संकेत हमें 1969 के ऑस्ट्रेलिया में मिले मोटिटन मेट्रॉइड से मिलता है। ये किसी मर चुके तारे का टुकड़ा है जो 7 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारी पृथ्वी से 2.5 बिलियन साल पुराना। अजीब सी बात यह है कि इस छोटे से टुकड़े में 40,000 से ज्यादा कंपाउंड्स हैं। यानी अगर ऐसा कोई उल्कापिंड सही वातावरण वाले ग्रह पर गिरता है तो वहां जीवन पनपने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस पूरे प्रक्रिया को नेक्रोपेंस्पर्मिया कहते हैं, जहां सफर के दौरान जीवन जिंदा नहीं रहता लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जैसी चीजें सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही वो उल्कापिंड किसी ग्रह पर गिरता है वो जेनेटिक मटेरियल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वातावरण सही मिला तो जीवन पनप सकता है और ना मिला तो कुछ नहीं, लेकिन कई बार जीवन जिंदा भी स्प्रेड हो सकता है। यह 1835 में मिला बैसिलियस सबटिलिस जो खुले अंतरिक्ष में 6 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है। ऐसे और भी जीव है जो कुछ साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर ये जीव किसी मीटियोर, रॉक, कॉमेट, एस्टेरॉइड के अंदर हो तो उसे प्रोटेक्शन मिलती रहेगी और वो जीव कई दशकों तक भी जिंदा रह सकता है। ये जिंदा रहने वाली संभावना और बढ़ती है जब हम रॉक प्लैनेट्स को देखते हैं। रॉक प्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भी ग्रेविटी से बंधे नहीं होते। ऐसे ग्रह अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और इनमें जीवन आसानी से जिंदा रह सकता है। ऐसे बहुत से ग्रह होंगे जहां पर जीवन संभव होगा। हो सकता है कि वहां की कोई विकसित प्रजाति जो जीवन को स्प्रेड कर रही हो। मार्स की रिसेंटली हुई स्टडी से पता चलता है कि आज से 4.1 बिलियन साल पहले, एग्जैक्ट बोलूं तो 4.1 से 3.7 बिलियन साल पहले मार्स पर पृथ्वी जैसा वातावरण था। 1984 के बाद हमें बहुत से मार्स के टुकड़े पृथ्वी पर भी मिले। इसके अलावा भी वीनस, यूरोपा, इंडोजिनस, टाइटन जैसे ग्रह हैं जहां पर भी जीवन की संभावना है। जांच के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी मिशन कर रही है। पेंस्पर्मिया में और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, लेकिन उनके सक्सेस होने की फिजिबिलिटी अभी फिलहाल बहुत कम है। हमारे दूसरे वैज्ञानिकों के ग्रुप के मुताबिक लूका किसी तालाब या समुद्र में मौजूद खनिज पदार्थों यानी एलिमेंट्स में हुए केमिकल रिएक्शन की वजह से जन्मा होगा। इसे वैज्ञानिकों ने प्रिमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस नाम दिया है। अब इस एनवायरनमेंट को समझो। आज से 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर लाखों उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। दुनिया के सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे थे। समुद्र और जमीन पर ज्वालामुखी निकल रहे थे। सूरज की यूवी किरण सीधे पृथ्वी पर गिर रही थी और हर जगह बिजली तड़कना जारी था। इतनी जानकारी हमें 1950 तक पत्थरों को स्टडी कर मिल चुकी थी। 1952 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड सियोरी नामक 2 वैज्ञानिकों ने लैब में सेम ऐसा ही वातावरण क्रिएट किया। एक स्पेशल ट्यूब के अंदर पानी डाला गया समुद्र को मिमिक करने के लिए। पुराने समुद्र में मौजूद ज्वालामुखी की गर्मी की जगह नीचे गैस जलाई गई। ट्यूब में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भरी गई क्योंकि वैज्ञानिक मानते थे कि उस वक्त ये गैस वातावरण में भारी मात्रा में मौजूद था। बादलों को मिमिक करने के लिए कंडेंसर लगाया गया ताकि भाप बना हुआ पानी बरसात की तरह ठंडा होकर नीचे गिरता रहे। बिजली की जगह इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स लगाए गए और इस प्रक्रिया को 1 वीक तक चलाया गया। 1 वीक बाद पानी टार बन चुका था, लेकिन पानी में वैज्ञानिकों को अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, लिपिड्स जैसी चीजें मिली। उस वक्त तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ये सारे जीवन बनाने वाले कंपाउंड सिर्फ
सिर्फ एक जीव का शरीर ही बना सकता है। बाद में हमें पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह मिलती हैं जहां पर ये कंपाउंड्स नेचुरली बन सकते हैं। 1977 में वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी समुद्र की गहराई में रिसर्च के लिए जाती है। इस समय तक हम मानते थे कि जीवन को पनपने के लिए सूरज की ऊर्जा जरूरी है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सूरज की रोशनी को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वो ऊर्जा पेड़ पौधे खाने वाले हर्बीवरस में पहुंचती है और वहां से कार्निवरस या ओमनीवरस में। वैज्ञानिकों को इस गहरे पानी के अंदर जहां पर धूप के किरण भी नहीं पहुंचती वहां पर जीवों का भंडार मिला। ये जीव केमियोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया से जिंदा रहते हैं। आमतौर पर समुद्र में बहुत सी जगहों पर अंदर की ज्वालामुखी छोटे छोटे जगहों से बाहर निकलती है। इन लावा में ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं जिसे खाकर यहाँ पर रहने वाले जीव जिंदा रहते हैं। हमें जितने भी सबसे पुराने जीवों के फॉसिल्स मिले हैं वो यहीं के हैं। आज भी इस जगह पर पृथ्वी के सबसे सिंपल और सबसे पुराने जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर इनके अलावा इन जगहों पर भी जीवन को बनाने वाले या जीवन को जिंदा रखने वाले कंपाउंड्स रैंडमली बनते हैं। नाउ इन सारी जगहों पर नेचुरली जीवन कैसे बन सकता है, इसका राज दो सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स में है। आरएनए डीएनए को आप बुद्धिमान इंसान समझ सकते हो जो काम करने से ज्यादा करवाने में एक्सपर्ट है। प्रोटीन को आप एक तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हो। उसमें वो एनर्जी है जो किसी भी काम को तेज कर देती है। नाउ आरएनए के सरल आकार की वजह से ये कंपाउंड डीएनए के मुताबिक जल्दी बन सकता है और ये कंपाउंड हमने लैब में भी तैयार किया है। इसकी अनोखी बात यह है कि इसके आकार को बदलते ही इसकी खासियत बदल जाती है। अगर इसका एक आकार दूसरे अलग अलग कंपाउंड्स को मिलाकर एक कंपाउंड बना सकता है तो इसका दूसरा आकार उन्हें तोड़कर 1 से 2 भी कर सकता है। ये कंपाउंड परिस्थिति यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जब वो ढांचा सर्वाइव करने के लिए सक्षम नहीं होता तब वो उसमें बदलाव करता है। अब समझे जीवों में इवोल्यूशन क्यों होता है। जब वैज्ञानिकों ने लैब में आरएनए को बनाया तब बहुत से अलग अलग प्रकार के आरएनए बने जिनके अलग अलग गुण थे। यानी निर्माण के समय बहुत से अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुण वाले आरएनए बने होंगे। यहाँ अलग अलग आरएनए की अलग अलग स्पेशलिटी होगी। उस वक्त पृथ्वी बहुत तेजी से बदल रही थी। जो आरएनए सबसे जल्दी विकसित होगा, जितना असरदार ढांचा बनाएगा और जितनी कॉपीज तैयार करेगा उतना उसके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ेंगे। इस दौरान बहुत से स्ट्रक्चर्स कंबाइन हुए होंगे। जब अलग अलग गुण वाले स्ट्रक्चर्स जीने के लिए अपने गुण को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तब उनके जीने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इनमें से ही कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो विकसित होकर डीएनए बना होगा। इन बहुत सी कॉम्बिनेशन में से रैंडमली एक विकसित आरएनए जिसे हम डीएनए कहते हैं और आरएनए का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो सरवाइव कर पाया। नाउ इस प्रोसेस में प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे किसी रैंडम आरएनए ने प्रोटीन नामक कंपाउंड को सबसे ज्यादा यूज किया जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ती गई, जिससे उसे बाकियों से ज्यादा ऊर्जा मिली होगी। वो जल्दी इवॉल्व हुआ होगा, ज्यादा कॉपीज बना सकता होगा और हो सकता है कि इसी कॉम्बिनेशन की वजह से लूका बाकियों से जल्दी इवॉल्व कर पाया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं लेकिन उनके सक्सेस होने के चांसेस फिलहाल कम है। फाइनली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेज के लिंक हैं, आप एक बार जाकर वेरीफाई जरूर करना।